हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे विचार करेंगे, बोर्स थ्योरी ऑफ एटम। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे विचार किया, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स बोर साहब का, नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, उसको सुधार इन्होंने किया, उस पर विचार किया और फिर उन्होंने प्रूव्ड करके इसे साबित किया कि आपके थ्योरी में कुछ अशुद्धियाँ थी जो नहीं होना चाहिए। उस पर इन्होंने जो अपना सिद्धांत, अपना थाउट, अपना सोच विचार करके जो प्रकट किए, जो दिए, उसी के नाम पे रखा गया नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ना। ये 1913 की बात है स्टूडेंट्स। 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने एक थ्योरी दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में रहता है, कहाँ रहता है, कब रहता है, किस ऑर्बिट में वो कब घूम सकता है, कब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है, किस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना है और किस तरह से उसका वेलोसिटी, रेडियस, मोमेंटम, ये सारे बातों पे उन्होंने विचार किया और उन्होंने बतलाया इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट और एटम के बारे में। इसीलिए उनके नाम पे इस थ्योरी का नाम रखा गया नील्स बोर बोलो या बोर्स थ्योरी ऑफ एटम ना। तो उसी पे आज हम लोग विचार करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम इस वीडियो में अच्छे से समझा देंगे और नोट उसके नीचे रहेगा, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बात कब की है? 1913 ईस्वी की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि एटम की जो आकृति होती है स्टूडेंट्स वो इस तरह से होती है, साइज, शेप एंड साइज, शेप है ये। उन्होंने कहा कि एटम की साइज, शेप इस तरह से होती है। ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है ना, और ये के, एल, एम और एन नाम दिया। इधर से इसको ए, के वाले को 1, एल वाले को 2, एम वाले को 3 और एन वाले को 4 नाम दिया ना, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने बतलाया कि न्यूक्लियस से ज्यों-ज्यों हम दूर जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ये न्यूक्लियस के सामने जो एनर्जी कुछ कम होगा और ज्यों-ज्यों मैं इससे दूर जाऊंगा एनर्जी लेवल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? उस ऑर्बिट का वेलोसिटी बढ़ेगा। यानी एम सेल का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, के एल एम एन, एन का बहुत ज़्यादा है, एन से थोड़ा कम एम का है, एम से थोड़ा कम एल का, एल से थोड़ा कम के का, यानी वेलोसिटी घूमने का। यानी एन जो है बहुत स्पीड में घूमेगा, उससे कम स्पीड में एम, उससे कम स्पीड में एल, उससे कम स्पीड में के घूमता है। तो जिस ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत बातें होने वाली है। पहला उन्होंने क्या कहा, देखिए स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल में जितना भी ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उन्होंने नहीं बतलाया, उन्होंने साबित करके नहीं बता पाए। लेकिन नील्स महोदय ने बता दिए कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और उन्होंने एक फार्मूला दिया। कौन सा फार्मूला था? 2n²। अगर मैं n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 बराबर 2, यानी के सेल में। अगर मैं के की जगह 2 पुट कर दूंगा, n की जगह 2 पुट कर दूंगा, एल सेल की बात कर रहे हैं ना, एल का, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन एल में हो जाएगा। तो हम इसमें स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। एम की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 3 9 दूना 18, यानी एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एन की बात करेंगे तो 4 चौक 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर कोई पूछे या एग्जाम में कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो इस फार्मूला के अनुसार 2, एल सेल में कितना होता है तो इस फार्मूला के अनुसार 8,
m में 18 और n में 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इतना रह सकता है कि कौन बताया, नील्स बोर साहब ने बतलाया। तो वो बातें इसमें हम नहीं लिखेंगे। पहला उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहता है। उन्होंने क्या बतलाया स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे लगातार चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। फिर से सुनिए, नील्स बोहर महोदय ने पहला बात जो आप एग्जाम में लिखोगे और जो बतलाया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन इन द सर्कुलर पथ इज नोन एज ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, एटम के चारों तरफ सर्कुलर पथ पर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पथ पर चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यूअस रिवोलेट होता है, चक्कर लगाता है, उस पथ का नाम उन्होंने ऑर्बिट दिया। उस पथ का नाम उन्होंने ऑर्बिट दिया। बात को समझे कि नील्स महोदय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे कंटिन्यूअस रिवोलेट होता है, चक्कर लगाता है, उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। पहला क्लियर। दूसरा उन्होंने बताया स्टूडेंट्स कि एटम में जितने भी ऑर्बिट होते हैं सभी का एनर्जी लेवल फिक्स होता है। एनर्जी लेवल फिक्स होता है। एनर्जी लेवल फिक्स होता है ना। पहला में उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया इस सर्कुलर पथ पर जिस पर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है। दूसरे में बताया कि जितने भी ऑर्बिट हैं K L M N सबका एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है। सभी के पार्टिकुलर ऑर्बिट का, पार्टिकुलर ऑर्बिट, पार्टिकुलर ऑर्बिट। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि K सेल का जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी L का होगा। उन्होंने ये बात नहीं बताया। उन्होंने बताया कि पार्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स होता है। मतलब अपने अपने किसी कुछ खास ऑर्बिट का अपना एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है। यानी K में K का एनर्जी सेम होगा, L का एनर्जी सेम होगा, M का एनर्जी सेम होगा, N का, मतलब अपने हर जगह पे इसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। तीसरा नंबर उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जब तक चाहे अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है, लेकिन उसके एनर्जी लेवल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नॉट चेंजिंग एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बात नहीं लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं आपको नोट लिख कर दूंगा कॉपी में अच्छे से। इससे पता चलता है कि 3 नंबर में मैंने क्या बतलाया, मैं अपने हेल्प के लिए। 3 नंबर में इन्होंने बतलाया कि किसी भी प्रकार का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल में चेंजिंग नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। जब तक चाहे वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। बात को समझ रहे हैं। पहला में क्या बतलाया उन्होंने, पहले बात उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे कंटिन्यूस रिवोलेट होता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा उन्होंने बतलाया कि सभी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स होता है अपने अपने ऑर्बिट का। तीसरी बात बतलाया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जितना समय तक चाहे उतना समय तक चक्कर लगा सकता है, उसकी एनर्जी लेवल में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। बात को समझ गए। चलिए 4 नंबर में उन्होंने बतलाया स्टूडेंट्स, 4 नंबर में क्या बतलाया, ऑर्बिट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, चौथा बात उन्होंने बतलाया
4th नंबर में स्टूडेंट उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना भी इसमें ऑर्बिट है किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निर्धारित करने के लिए उन्होंने बतलाया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में रह रहा है तो किस आधार पे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस आधार पर है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन जो रह रहा है वो 2n फार्मूला के अनुसार। लेकिन कुछ और कारण है तो उन्होंने बतलाया हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम mvr का इंटीग्रल मल्टीपल हो NH/2π फार्मूला के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रह सकता है। एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल के अकॉर्डिंग ही, अर्थात mvr बराबर NH/2π इस फार्मूला के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रह सकता है और घूम सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, m क्या है यहाँ पे, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻11 kg। v क्या है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब उसको फाइंड करना पड़ेगा कितना होता है। r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी पता भी याद नहीं है, लिख लेना। n क्या है स्टूडेंट्स, n क्या है, इधर से लेते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी 1 2 3 डॉट 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 ना, यहाँ पे ऑर्बिट का नाम दिया 1 2 3 4 आगे। और स्टूडेंट्स h क्या है, यह है प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में किस आधार पे कैसे रह सकता है, वो उसके एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल NH/2π के अनुसार, इस एक फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। और 5 नंबर, मैं इसको मिटाता हूँ स्टूडेंट्स, 5 नंबर यहीं भी लिखते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको इस फिगर को मिटाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। फाइव नंबर देखिए, KLMN, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4। बात को समझना, इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है, बात सही है ना, एकदम सही है। एक लड़का ग्रुप में वीडियो सेंड किया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमता है, बहुत अच्छा दिख रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरह बढ़ते रहो। कहीं से कुछ मिले यूट्यूब से खुद पढ़ो, दूसरे को भी दो। चलिए यहाँ से हम 2 से समझते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, फिक्स इलेक्ट्रॉन होता है फार्मूला के अनुसार, ठीक है। अब जितना लिखा हूँ इतने नहीं होता है, ठीक है, इसमें तो 18 होता है, 18 तो मैं पुराया नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया है, जितना माने उतना, उतना नहीं, फार्मूला के अनुसार। अब देखिए सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब 5 नंबर में उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमते घूमते वो जब तक चाहे तब तक घूम सकता है, उसके एनर्जी लेवल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता। चेंजिंग कब होता है, प्रॉब्लम कब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, 1 घंटा से 2 घंटा से 3 घंटा से घूमते 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 अगर बाहरी वातावरण से, ये बाहरी वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर है, वहाँ से ये कुछ इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, ये
एल सेल वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ एनर्जी को गेन कर लेता है, गेन मतलब प्राप्त, एब्जॉर्ब, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एल सेल में घूम रहा था, और एक चीज ध्यान रखिएगा, के सेल का एनर्जी लेवल के से ज़्यादा एल का है, एल से ज़्यादा एम का है, एम से ज़्यादा एन का है। जिसका एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होगा उस ऑर्बिट का वेलोसिटी, घूमने का प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि के सेल में दो इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन की घूमने की जो प्रवृत्ति है एल से कम है। अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो इससे आगे ये है ना, तो आगे रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन देखो पीछे, ये आगे है, घूमते 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 इससे आगे ये हो सकता है अपने में, अपने में, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा बाहर जाने पे, तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। बात समझ गए? अब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन अचानक वो बाहरी वातावरण से कुछ एनर्जी को गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका एनर्जी तो पहले से फिक्स था, लेकिन बाहरी वातावरण से इन्होंने कुछ एनर्जी को ले लिया, तो पहले से इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ इसका एनर्जी बढ़ेगा तो ये अपने ऑर्बिट में चक्कर बहुत तेजी से करने लगेगा ना। आप खाना खाए हैं, एनर्जी आपका घट गया, जाके 2 गिलास जूस पी लेते हैं, लड़ने का ताकत बढ़ जाता है कि किसी को हम फाड़ देंगे, चीर देंगे ना। तो क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बाहरी वातावरण से इन्होंने कुछ एनर्जी को गेन कर लिया है। जब एनर्जी गेन करेगा तो इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी इसका बढ़ेगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो ये पूरा तेजी से दौड़ने लगेगा। अब दौड़ेगा ये तो इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन है इसको तो ये क्रॉस कर जाएगा ना, लेकिन ये नियम कहता है कि अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स पथ पे घूमता है, एक दूसरे को कभी आर पार नहीं करता है। अगर इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे ही रहेगा हमेशा, इससे आगे कभी वो अपने ऑर्बिट में नहीं हो सकता है। ये नियम है, ये नील्स साहब ने कहा, क्यों कहा जाके पूछ लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाएगा क्योंकि इसका स्पीड तो बढ़ गया है, क्योंकि ये बाहर से कुछ एनर्जी ले लिया, बेहोरा पी खा के आ गया है दारू, ये तो शुद्ध साध है, शाकाहारी। अब कहेगा कि इसको तुम पार कर जाएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, इस ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि इससे इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है और ये इसमें जाके जंप कर देगा। अगर इसका मन होगा कि ज़्यादा इसका एनर्जी ले लिया है तो ये इसमें भी जंप कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बगल वाला में, इससे इसमें भी कर सकता है ना। इसमें आएगा, इससे इसमें आ जाएगा, ऐसा ही होता है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते बाहरी वातावरण से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, गेन कर लेता है, तो उसके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, कूद जाता है। बात को समझे? जब इलेक्ट्रॉन बाहरी वातावरण से कुछ एनर्जी को गेन कर लेता है तो उसके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, कूद जाता है ना। आज अब ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन घूमते 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 इसने कुछ बाहरी वातावरण में एनर्जी को लूज कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक है, या लूज लिखो, लूज कर दिया। ये गेन किया था, एनर्जी गेन करेगा तो लोएस्ट से हाईएस्ट में कूदेगा, अगर एनर्जी को लूज करेगा तो हाईएस्ट से लोएस्ट में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाँ, बाहरी वातावरण को कुछ एनर्जी दे दिया, बोला कि हम इतना एनर्जी अपने पास नहीं रखेंगे। जैसे आपके पास एनर्जी है, आप बहुत जब काम करते हो, हार्ड मेहनत करते हो, तो आपके बॉडी से एनर्जी लूज करके दूसरे में चला जाता है, तो आपके काम करने की प्रवृत्ति क्या होता है, कम हो जाता है। आप बाहर में थे, घर में आके सो जाते हैं ऐसे करके। उसी प्रकार से बाबू इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एनर्जी को लूज कर दिया बाहरी वातावरण में। जहाँ ये एनर्जी लूज करेगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो ये धीरे 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 ऐसे ऐसे बुढ़ा की तरह चलेगा। अब बाहर वाला, इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो स्पीड फिक्स था, वो तो इसके पास चल जाएगा, एक समय आएगा इसको कूद करके उधर जाना चाहेगा, क्योंकि तो चल ही नहीं रहा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो रोड पे, आपका स्पीड कम हो जाता है तो पीछे वाला आज से पार कर जाता है ना, तो कुछ नहीं होता है, कभी कभी दिक्कत होता है, इसे मोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, इधर तो रोडे नहीं है 4 लाइन, ये तो 1 लाइन है, तो 1 लाइन में ये कैसे बैक करके जाएगा, शायद तो देगा ही नहीं,
तो इसको धक्के न मारेगा, आप इसको धक्का मारेगा तो ये टूटेगा ना, टूट जाएगा है। अगर रोड इतना बड़ा है और गाड़ी पूरा फिक्स है यहाँ पे, तो ये गाड़ी चल रही है ऐसे करके, तो ये बेहुदा ये स्पीड करके जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो साइड देगा इसको, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो मारेगा धक्का, इसको तोड़ देगा, इधर उधर फट जाएगा। तो ये धक्का मारेगा तो एकदम टूटिए न जाएगा, इसलिए रास्ता ही नहीं है तो इसको तोड़ देगा। तो ये कहता है नहीं, टूटना भी नहीं चाहिए। तो नहीं टूटेगा तो क्या करेगा, तो इसका एनर्जी लेवल तो लो हो गया है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम हो गया, तो ये क्या करेगा, जंप करके चल जाएगा लो एनर्जी लेवल में ना। तो इससे क्या साबित होता है, नील्स महोदय ने साफ साफ एक सिद्धांत में बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा रहता है तो उसके एनर्जी लेवल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, बशर्ते वो वातावरण से दोस्ती ना करे। दोस्ती करोगे तो एनर्जी क्या, हर चीज कमेगा ना। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी वातावरण से एनर्जी को गेन करता है तो वो लोएस्ट से हाईएस्ट में जंप कर जाएगा। कहाँ, लोएस्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल ऑर्बिट से हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिट में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी वातावरण को कुछ एनर्जी देता है, यानी एनर्जी लूज करता है, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल में जंप करके कूद करके चला जाता है। बात सॉल्व। अच्छा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, गेन एनर्जी ना, अवशोषित एनर्जी इसको हिंदी में कहते हैं, ये होता है E2 माइनस E1, यानी डेल ई। डेल ई मतलब क्या, एनर्जी में चेंजिंग, बराबर E2 माइनस E1 होगा। एक नंबर, दो नंबर, ये तो गेन एनर्जी था, अवशोषित एनर्जी। और उत्सर्जित यानी लूज एनर्जी, लूज लॉस एनर्जी, ये हो जाएगा, ये भी E2 माइनस E1, यानी डेल ई बराबर, दोनों फॉर्मूला एक ही होगा, E2 माइनस E1 ना, एनर्जी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। E2 क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, किसी भी डेल लगा तो चेंज ऑफ एनर्जी। यही था बोर्स मॉडल का एटॉमिक थ्योरी। आप इसे वीडियो को देख करके और इसमें जो भी इसके नीचे जो नोट होगा उसे आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में वही लिखना है और आपको 5 से 6 नंबर आएगा। 100% है, बोर्ड मॉडल आता है, आप याद कर लीजिए, निश्चित आएगा, गारंटी है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को।